नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि हमने कहा था एग्ज़ाम करीब आने पर हम इस पे विशेष क्लासेस आपको प्रदान करेंगे। तो उसी क्रम में हम रीजनिंग आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि अधीनस्थ की परीक्षाएं बंद दरोगा और वीडियो की जो कि संभावित है मई जून तक, और अन्य कंपटीशन में भी यह आपका जो है बहुत ही उपयोगी रहता है। रीजनिंग आपको पता है कि आज के टाइम में मैथ से भी ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के बन रहे हैं, और कई कंपटीशन में तो ऐसा है कि निर्णायक भूमिका में रीजनिंग है। तो आज हम रीजनिंग का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको सारी कक्षाएँ यहाँ पर मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जो रीजनिंग है, जो एक विषय के रूप में आज हमारे सामने प्रस्तुत है। जितने भी हमने अब तक एकेडमिक क्लास किए हैं वहाँ पर कहीं ये विषय के रूप में नहीं मिला, लेकिन कंपटीशन में आते ही एक विषय के रूप में हमको मिलता है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ, इस पर हम पहले चर्चा करें। तो ये दौर है विश्व युद्ध का। विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, तो 1917 और 18 के आसपास की घटना है। अमेरिका में जो है सैनिकों के चयन के लिए बहुत समस्याएं सामने आने लगी। तो उस समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग शिक्षित थे, साक्षर थे, उससे ज़्यादा निरक्षर लोग थे, तो उनकी मानसिक क्षमता का परीक्षण कैसे किया जाए एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में आई। तो उसी समस्या के निदान के लिए दो परीक्षण जो है वहाँ पे किया गया, एक अल्फ़ा परीक्षण, दूसरा बीटा परीक्षण। जो अल्फ़ा परीक्षण हुआ वो पढ़े लिखे लोगों के लिए किया गया, और जो बीटा परीक्षण हुआ वो निरक्षर लोगों के लिए किया गया जो नहीं पढ़े लिखे थे। तो अल्फ़ा परीक्षण में क्या हुआ कि उसमें कुछ अल्फ़ाबेटिकल ABCD इस तरीके से क्रम दे करके उनका अगला क्रम पूछा गया, और इसी तरह न्यूमेरिकल भी आपका नंबर से दे करके वहाँ से पूछा गया। जबकि जो ये बीटा परीक्षण किया गया, यहाँ पे कुछ चित्र बना दिया गया, उस चित्रों में अंतर करना, अगला चित्र क्या होगा या चित्र की पूर्ति करना, इस तरीके के प्रश्न दे करके वहाँ पर जो है उस समय जो है उनकी मानसिक क्षमता का जो है अवलोकन किया गया, उनका जो आकलन किया गया, उसके बाद जो है उनका चयन हुआ। तो इसी आधार को आगे जो है कक्षाओं में जो हम शुरू से पाते हैं, निचली कक्षाओं से अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये विषय तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हर सब्जेक्ट में आपको दिख जाता है कि जो है 1 2 3 नंबर दिया है, उसका अगला संख्या निकालिए। कहीं चित्र दिया है तो उसके चित्र की पूर्ति करिए। ये जो चीज़ें जो टेस्टिंग यहाँ पे हुई वो आज के आपके पाठ्यक्रम में शुरुआत से ही दे दी जाती हैं, बस उसका विषय का नाम नहीं है। तो कंपटीशन में हम इसको जो है एक क्रम से एक विषय के रूप में पाते हैं, जिसका वर्णन हम यहाँ पर रीजनिंग के रूप में एक निश्चित विषय के रूप में देते हैं। तो रीजनिंग सर्वप्रथम है क्या, जिसे तर्क शक्ति कहते हैं, और ये तर्क शक्ति क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों पढ़ा जाए इसको। तो भाई एग्ज़ाम तो पास करना है, भाई एग्ज़ाम क्रैक करना है, इसलिए तो हम पढ़ेंगे ही। इसके अलावा एक दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण रीजन तार्किक सोच। आप किसी भी कार्य को रीजनिंग पढ़ने के बाद तार्किक रूप से करने की क्षमता आपके अंदर हो जाती है। तो इसमें जो प्रश्न की प्रकृति, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि कुछ परीक्षण जो किए गए वो पढ़े और अनपढ़ दोनों की किया गया, वही डिवीज़न यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलता है कि वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के रूप में। वर्बल को हम शाब्दिक के तर्क शक्ति से माप सकते हैं, और हिंदी में इसको जो है अशाब्दिक कहते हैं। इसका भी डिवीज़न जो है हम 3 भागों में कर सकते हैं, जो कि बेसिक, एनालिटिकल और लॉजिकल के रूप में आता है। देखिए, जो ये हम बंटवारा कर रहे हैं, जो डिवीज़न कर रहे हैं, ये सब प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर ही है। तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक है, ये बुनियादी जो है रीजनिंग का पूरा बुनियादी जो चैप्टर है, इसमें आपको सम्मिलित किया जाता है। और विश्लेषणात्मक एनालिटिकल में आपके जो है सोचने की जो क्षमता है वहाँ पर इसको देखा जाता है। और ये लॉजिकल में आपकी तर्क करने की क्षमता क्या है, वो जो है आपको यहाँ पे इसका मूल्यांकन किया जाएगा।
और अशाब्दिक जो नॉन वर्बल है, इसमें आपका जो है वही चित्रों की पूर्ति करना, चित्रों में अंतर करना, चित्र काउंटिंग करना, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो इसका हम एक क्रम से देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर किस में शामिल हैं। तो ये बेसिक की हम बात करिए यदि बुनियादी में, तो अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन के अंतर्गत हम लेफ़्ट राइट, कोडिंग डिकोडिंग, पेयर्स एंड लेटर्स, लेटर मैट्रिक्स, पोजीशन इंटरचेंज, मीनिंगफुल वर्ड्स, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूबॉइड, ये सब चैप्टर हमारे सब बेसिक के अंतर्गत ही हैं। डाइस, डायरेक्शन टेस्ट, फिर उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, बैंड डायग्राम, सीरीज में हमारा नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों, फिर एनालॉजी टेस्ट, फिर उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारे चैप्टर जो है हमारे बेसिक के अंदर, बुनियादी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि रीजनिंग का क्या है, बेस है। फिर हम आगे देखते हैं जो एनालिटिकल पार्ट में है इसका। एनालिटिकल में हम इनइक्वलिटीज़ को शामिल करेंगे, सिलॉग्स को शामिल करेंगे, मशीन इनपुट आउटपुट, पजल, डाटा सफिशिएंसी, सीटिंग अरेंजमेंट एंड कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी। देखिए ये जो एनालिटिकल पार्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पहले बैंक में ही पूछा जाता था, आपके बैंक में यहाँ से क्वेश्चन बनते थे। तो जबकि वर्तमान में इसकी भूमिका सभी परीक्षाओं में बढ़ गई है, विशेष करके यहाँ पे यूपीएसआई और वीडियो पर जो अधीनस्थ की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जो एनालिटिकल के जो है पोर्शन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे लॉजिकल अगर हम चर्चा करें तो लॉजिकल में आपका स्टेटमेंट अज्यूम्पशन, कथन और पूर्वानुमान, सेकंड है आपका स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, और थर्ड है आपका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही। अगला है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। फिर आगे इसमें स्टेटमेंट एंड कंडीशन, जिसे हम डिसीजन मेकिंग के नाम से जानते हैं। तो ये आपके पार्ट हो गए लॉजिकल के। आगे हम देखते हैं नॉन वर्बल में क्या क्या शामिल होते हैं। नॉन वर्बल में आपका हो गया फिगर काउंटिंग और मिरर वाटर इमेज। मिरर इमेज या वाटर इमेज दोनों वहाँ से एक ही चैप्टर का पार्ट है वो। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर हो गया। फिर सीरीज यहाँ पर भी आ रहा है। कुछ चैप्टर देखिए आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में मिलते हैं, लेकिन उनकी जो है कंडीशन अलग अलग होते हैं। यहाँ पे एनालॉजी टेस्ट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया और कंप्लीटेशन ऑफ फिगर, चित्र की पूर्ति करना। तो ये हो गया आपका एक दायरा बन गया कि ये चैप्टर हमें रीजनिंग में पढ़ना है, और यहीं से जो है लगभग आपके सारे जो भी कंपटीशन है इसी इतने से ही आपके सारे कवर हो जाते हैं। तो एक सिलेबस मान लीजिए कि रीजनिंग का जो हमें एक संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ से हमने इसको जो है बताया। अब हम क्रमशः इसको जो है एक एक करके जो है एक एक चैप्टर पे चलते हैं और फिर चर्चा करते हैं। देखिए ये वर्बल रीजनिंग जो अभी तक दायरा रहा है इसका 90% यहाँ से बनता था। आप देख भी पा रहे हो कि यहाँ से चैप्टर्स ज़्यादा हैं, 90% इसका पार्ट है, और पूछा भी यहाँ से ज़्यादा था, ज़्यादा मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन बनते थे, और नॉन वर्बल से कम क्वेश्चन बनते थे, 10% ही यहाँ से भूमिका थे। लेकिन इस समय इसमें कंपटीशन में नॉन वर्बल की भूमिका बढ़ रही है हर परीक्षाओं में, विशेष करके अभी जो परीक्षाएँ हुई हैं अधीनस्थ की और ये यूपीएसआई और जो भी परीक्षाएँ भी संपन्न हुई उसमें इसकी भूमिका बहुत बढ़ गई है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं जो अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन है इसका, वर्णमाला वाला, उसका जो है बिंदुवार जो है जो भी तथ्य हैं उसका हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। अल्फ़ाबेट में जो हमारा वर्णमाला है ए से लेकर के जेड तक, इसका अगर जो वर्ण संख्या अगर पूछा जाए तो लगभग सब सोच के बता ही देंगे, लेकिन परीक्षा में इसका जो यूज है वो आपको डायरेक्ट अभी एक से लेकर के जैसे स्टार्टिंग ए बी सी डी यहाँ पे लिख ही देते हैं। पहले ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, यहाँ तक बताने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 4 तक लगभग सबको पता ही रहता है, लास्ट तक भी सबको पता रहता है। लेकिन बीच का अगर पूछा जाए तो बीच बीच में अगर आपको इसको नहीं पढ़े हैं तो बताने में जो है आपको दुविधा हो सकती है। तो इसको हम कैसे इसकी संख्या याद रखें, विशेष करके बिना रटे, इसका हम एक सिंबल बनाएंगे। सिंबल के माध्यम से कुछ आपको
कोड भी मिलेगा, तो उस कोड के माध्यम से इसकी संख्या याद रख सकते हैं और परीक्षा में प्रश्नों को सॉल्व करने में इससे बहुत जो है आसानी होती है। GHIJKLM फिर NOPQRSTUVWXYZ, ये 3 देखिए आपको पता ही है। और स्टार्टिंग के आपको पता है एक फार्मूला, अगर आप रीजनिंग कहीं भी थोड़ा भी पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको EOT ये आपको हर जगह मिल जाता है। यहाँ से आपको सहूलियत ये रहती है कि इसकी नंबर संख्या 5-5 के अंतर पे हो, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे ये 25। ये नंबरिंग हो गई इसकी। बाकी जो बचे हैं उनके लिए एक जो है कोड बता रहे हैं, उसको आप देखते चलिए। जैसे यहाँ तक तो हो ही गया, इसका मान हो गया आपका 5, इसका भी पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है और इसका भी पता है। अब बचा क्या, एफ देखिए ये इस तरीके से आप डिजिटल जो क्लॉक होती है, फिर आप कभी जो है गौर करें जो एक डिजिटल बेट करने वाला होता है वहाँ पर भी इस तरीके से चित्र आपको देखने को मिलता है। तो सारा खेल इसी का है, आपको इसको ध्यान रखेंगे तो सारा अपने आप बनता चल जाएगा। जैसे देखिए एफ है, एफ में क्या हुआ, इसको जो है एक लाइन यहाँ पे अगर लिंक कर दी जाए तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ये 6, इसको उल्टा कर दीजिए, इसका मान हो गया 6। उसके बाद जी देखिए, जी है इसको जो लटका 7 इत्यादि दिख रहा है ना इसको, तो इसको आप जी ऐसे 7 यहाँ बना दीजिए, तो जी का मान हो गया आपका 7। केवल एक संकेत जो है दिमाग में बन जाए आपका कि ये इसी अक्षर के माध्यम से, इसी ये जो वर्ड है आपका, ये जो जी वर्ड है आपका, इसी से जो है आपको मतलब कोई भी वर्ड है उसके जो है आकृति से ही उसकी संख्या ज्ञात करना है। तो ये कि इसकी कोडिंग हुई। यच का देखिए, यच में इसी तरह हो जाएगा आपका, यच है फिर यहाँ पे इस तरीके से इसका मान हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। आई है, आई को स्मॉल में लिख लीजिए इस तरीके से, 3 की तरह अपने आप बन ही जाता है। जे का आपको पता ही है, के का ये देखिए के दिया है, 2 पाई सीधी सीधी थी, तिरछा हो गया, इसको सीधा भी कर दीजिए आप, सीधा कर देंगे तो यहाँ से आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यल आपका बचता है, यल को आप इस तरीके से बना लीजिए। देखिए 2 की हिंदी में जो 2 बनता है ना उसी तरीके से बना है ना ये, तो आपके यहाँ से हो जाएगा कितना 12। अब बचा आपका यम, यम को आप उल्टा कर दीजिए यहाँ पे इस तरीके से, ये यहाँ से हो जाएगा इसका मान 13 हो जाएगा। उसके बाद यन, यन आप इसको स्मॉल में लिख लीजिए इस तरीके से, और एक 4 आपका बनता है इस तरीके से, ऐसे कुछ लोग इस तरीके से बनाते, कुछ लोग इस तरीके से, तो आप यहाँ पे इस तरीके ज़रूरत के हिसाब से ऐसे बना लीजिए। तो आपके यहाँ क्या हो गया 14 मान हो गया इसका। यम यन हो गया। ओ का आपको पता ही है। पी का देखिए, पी एकदम उल्टा कर दीजिए इसको इस तरीके से, 6 की तरह बन गया, तो 6 पहले आ ही चुका है यहाँ पे, कितना हो जाएगा 16। अब देखिए क्यू, क्यू में भी एकदम 7 की तरह यहाँ पे बना हुआ है, क्यू ये 7, तो 7 एक बार आ चुका है यहाँ पे, मतलब क्या होगा अगला क्या होगा 17 होगा, क्योंकि डिजिट तो मतलब सॉरी वर्ड तो हमारे 26 ही हैं, तो एक बार 7 आ गया तो यहाँ पे अगला हमारा 17 ही आएगा। अब क्यू के बाद हमारा आता है आर। आर में देखिए, आर वेरी सिंपल, यहाँ पे एकदम आसान है, ऐसे इसको इसको मिला दीजिए, 8 की तरह आकृति बन रही है। 8 मतलब क्या हो गया यहाँ पे 18। 9 देखिए, यस देखिए, यस में इसको मिला देंगे तो यहाँ पे 9 की तरह बन जाएगा ऐसे ऐसे, तो 9 मतलब क्या 19 हो गया। और टी का आपको पता ही है, या फिर टी फॉर 2020 आप बिस्कुट खाते हैं, या फिर जो है 10 मैच भी होता है। यहाँ से ईओटी से भी आपको टी का पता था। अब जैसे यू का हमको नहीं पता है, तो टी का अगर पता है तो उसके एक आगे वाला आपको 21 अपने आप 1-2 तो ऐसे बता ही सकते हैं। अब देखिए वी, देखिए वी के लिए आपको एक विक्ट्री साइन, जीत का निशान जो होता है दिखाते ना आप, इस तरीके से लोग जीत गए, मैच जीत गए, कंपटीशन क्वालिफाई कर दी, कोई भी मतलब कहीं विक्ट्री का साइन आपका इस तरीके से बनता है, जीत का निशान हो गया आपका। हमको कुल मिला के याद रखना है इसको, जीत का निशान। उसके बाद आता है हमारा डब्लू। डब्लू के लिए एकदम आसान है, इसको तिरछा कर दीजिए ऐसे, एक बार तिरछा किए थे और क्या बना था 13 बना था, यहाँ पे बचेगा कि आप 23 बनेगा। उसके बाद यक्स है, यक्स और वाई जेड लगभग याद ही रहता है, लेकिन फिर भी इसको देखिए, अगर इसको ऐसे जोड़ दिया जाए,
ये आपका 4 बन गया। 4 मतलब क्या, 24 हो गया। वाई का आपको पता ही था इजोटी से 25, जेड का आपको लास्ट वाला ये तो पता ही रहता है। तो ये आपकी संख्या मतलब अब देख करके ही आप इसको बता सकते हैं कौन सी संख्या कहाँ पे है। और आपको याद करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इसको आप चित्त ध्यान में रखेंगे तो सारे आपको नंबर याद रहेंगे किसका कौन सा नंबर है। और इसका डायरेक्ट कहीं नहीं पूछेगा कि इसका नंबर क्या है, बस इसका हमारे क्वेश्चंस में इसका यूज है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसी प्रकार से इसका अगला क्रम हमारा अपोजिट वर्ड है। जैसे ए के अपोजिट में क्या होगा, बी के अपोजिट में क्या होगा, उसको भी हमें याद नहीं करना है, एक कोडिंग बना देते हैं। और कोडिंग आप अपने से भी चाहें तो उसमें अलग से बना सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो आइए जो हम बनाए हैं अपने समझ के लिए वो उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ तक यम है ही है, तो इसमें हम 13 कर लेते हैं, तो 13 में अपोजिट हो जाएगा। आप यम हो गया, यहाँ से एन से शुरू करिए कि क्रम से नीचे ऐसे एन हो गया, यम एन ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर उसके बाद आर, फिर एस, फिर टी, उसके बाद आपका टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, फिर आपका जेड। ये हमारे 26 वर्ड हो गए सब। अब इसमें किसका कौन अपोजिट है, इसके लिए कुछ नाम आप जो भी मतलब आसान लगे आप याद रख लीजिए। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ यहाँ पे एजे के लिए। एजे के लिए आप कुछ लोग एजेड के लिए आज़ाद। आज़ाद नाम से सभी परिचित ही होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद भाई स्वतंत्रता सेनानी थे, तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है भाई इनका, इनको याद ही रखना है। एक हो गया बॉय, ये सबको याद रहता है। अगला एक खांसी के लिए बहुत फेमस सिरप है, कोरेक्स नाम है ना इसका, कोरेक्स, तो कोरेक्स याद रखना है। उसके बाद ड्यू का फैशन अब बढ़ गया भाई, ड्यू लगाते हैं सब लोग। फिर अगला आ गया अपना इवनिंग, ई का अपोजिट वी। उसके बाद आपका ये फ्लू है, तो फ्लू एक बीमारी आई थी आज के 3-4 साल पहले, जिसमें घुटनों में दर्द होता था और जो है क्या होता था कि जहाँ भी जोड़ रहता है वहाँ हड्डियों में दर्द होता है, तो फ्लू से हम उसको एफ और यू अपोजिट जानेंगे। उसके बाद एक है जीटी रोड, जीटी रोड से इसको याद रखेंगे, जी और टी आपस में क्या है, अपोजिट है। फिर आपका अगला है हाई स्कूल का, ये तो सबको याद रहेगा, हाई स्कूल से क्या हो गया, ये चौरिया सब अपोजिट है। फिर अगला आपका क्या है आईआर, आईआर से इंडियन रेलवे कर लीजिए, इंडियन रेलवे, ठीक है। फिर अगला है जेक्यू, जेक्यू कैसे याद रखेंगे, जंगल को कर लीजिए इसको, जंगल क्वीन हो गया। फिर केपी से एक फेमस गुटखा है कमला पसंद, काफ़ी लोग पहले ये आता था, तो जो लोग इसको पसंद करते भाई उसको वहाँ से याद रखेंगे। और नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ भाई, केविन पीटरसन का नाम याद रखिए, क्रिकेटर का सबसे आसान है, केविन पीटरसन, पीटरसन को याद रखिए। यहाँ पे यल ओ के लिए आप एक फेमस वर्ड यूज कर लीजिए यहाँ पे, लव, इसे सब परिचित होंगे। यल से ओ का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ से वी का, ई का भी पता चल जाएगा। उसके बाद यम एन बचा, यम एन के लिए आप पीएम भाई नरेंद्र मोदी का नाम याद रखिए, नरेंद्र मोदी याद ही होगा, बच्चे भी जानते हैं इनका नाम, तो आप तो जानते ही होंगे। तो ये हो गए कुछ अपोजिट के कोडिंग, जिसको आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं। हमने एक ड्राफ्टिंग किया है, याद रहे तो सही है, नहीं तो फिर अपने हिसाब से आप बना लीजिए। मैंने एक तरीका बता दिया कि इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं लेफ़्ट और राइट रूल पे, देखते हैं कि हमारा लेफ़्ट और राइट रूल क्या है। लेफ़्ट एंड राइट रूल ना, तो इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए केवल आपको ये समझना, जैसे दे दिए कि ए के बाएं चौथा, बाएं मतलब यल, उसके बाद ई के दाएं दो दूसरा,
तो यहाँ पे हो गया आर। तो जब असमान रहेगा, यल और आर क्या है, असमान है तो जुड़ेगा। असमान पे क्या आएगा, जुड़ेगा। और जब समान होगा तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये इतना इसमें याद रखना है। अब इसका कोई मतलब उल्टा भी हो सकता है ना, आर रहेगा फिर यल रहेगा तो फिर क्या होगा, जुड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर दे दिया यल और यल तब क्या होगा, घटेगा। और आर आर दे दिए तब भी सेम है तो फिर क्या होगा, घटेगा। लेफ़्ट राइट रूल में आपका इतना ही है कि जब समान रहेगा, जुड़ने का मतलब क्या है, जैसे दे दिए लेफ़्ट से तीसरा है और राइट से क्या है दूसरा, तो दोनों ही जुड़ के कितना हो जाएगा, 5। और लिया क्या जाएगा, पहला वाला मान हमेशा यल वाला, पहले जो भी आर रहेगा आर पहला लिया जाएगा। तो आपका ये मान हो गया। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि सारी वैल्यू हमें क्या होता है, लेफ्ट से ये ज़्यादा याद रहेगा, मतलब जो भी ये तरीके बताएगा वो लेफ्ट से याद रख करने का तरीका है अच्छा वर्डों का। तो आप जैसे किसी का मान आर में पता है तो उसको हम लेफ्ट में कैसे बदलेंगे, इसके लिए एक सूत्र है, वही एक सूत्र आप याद रखिए। इसमें यल बराबर हो जाएगा 27 माइनस आर। तो यदि हमें आर का मान पता है तो वहाँ से आर का मान यल का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा जो है परिचय दिया आपका अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन, मतलब अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन अल्फ़ाबेट के बारे में, जो कि आपका बेसिक का पहला चैप्टर है। और बुक जिसके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मार्केट में इन पर विचार कर लीजिएगा। क्योंकि मैं इसको सब देख चुका हूँ तो हमें जो लगा कि ये किताब सही है तब बताना भी उचित है। एक KP सिंह की किताब आती है, KP सिंह की किताब, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों शामिल है और इसकी व्याख्या भी अच्छे से दिया गया है। पर्याप्त क्वेश्चंस भी हैं, आपको यहाँ से सारी चीज़ें मतलब कंप्लीट मिल जाएगा। दूसरी किताब एक है RK झा, अरिहंत पब्लिकेशन की RK झा। चूँकि किताब पतली होती है इसलिए बिकती ज़्यादा है ये, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, उसमें भी क्वेश्चन आपको पर्याप्त मिल जाएंगे। अच्छी किताब है, दोनों किताब अच्छी हैं। अगली किताब आप लूसेंट एक आता है, थोड़ा सा आप हो सकता है इसकी लैंग्वेज कम समझें लेकिन क्वेश्चन इसमें पर्याप्त हैं और आपको कॉन्सेप्ट पता है तो वहाँ से हो जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी किताब ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप ये पूरा पढ़ लिए हैं तो सारे चैप्टर का जो भी 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन किस टाइप की प्रैक्टिस सेट आते हैं, उसमें हर चैप्टर का मिक्स रहता है। और मैं आपको अगला वीडियो उस पर भी आपको मिलने वाला है। तो जो पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नहीं पढ़े हैं तो पहले आप जो है कंप्लीट इसको देखिए। तो प्रैक्टिस सेट आप कोई भी ले लीजिएगा। हाँ, यदि आप किसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं फोकस करके किसी का, तो उसका जो है प्रीवियस ईयर आप जो है 2 ही की परचेज करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक घटना चक्र का, घटना चक्र हो गया, अगला आपका यूथ का। क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन तो जेन्युइन रहते ही हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन भी है वो भी बहुत जेन्युइन रहता है, मतलब प्रमाणिक किताब है। तो आप बुक के नाम पे ये सब नोट कर सकते हैं। तो आज हमने संक्षिप्त चर्चा की है रीजनिंग के बारे में और पहला चैप्टर भी हमने शुरुआत कर दी है। आगे हम जो है एक एक चैप्टर आपको एक एक वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो आज की क्लास कैसे लगी आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।